तो आई थिंक अभी हम लाइव है। एक बार फटाफट से बता दीजिए चैट बॉक्स में कि साउंड वगैरह सब कुछ परफेक्ट है क्या, ताकि हम क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। फिर फटाफट जल्दी से बता दो। हर हर महादेव प्रवीण जी। गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, गुड मॉर्निंग विक्की जी, भूमिका जी। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, एक काम करते हैं, आप लोग को क्लासेस का सॉर्ट आउट हुआ प्रॉब्लम, क्लास का एक्सेस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ आप लोगों का सभी का? ये मुझे फटाफट से बता दीजिए। अरशद जी आप टेंशन ना लें, आपको उसकी टेंशन ना लो आप, है ना? आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने पर भी कैपिटल बजटिंग और रिलेटेड अमेंडमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा। हम एक सेपरेट कोर्स बना के उसका एक्सेस देंगे, उसकी आप टेंशन ना लो, ठीक है? उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आप मुझे बताइए, आप लोगों को एक्सेस वगैरह मिला सब कुछ? एक्सेस वगैरह सब कुछ मिला आप लोगों को? नहीं हुआ? कल का पीडीएफ नहीं मिला सर? अच्छा, कल का पीडीएफ नहीं मिला। ओके, एक काम करता हूँ, जो अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव बैच क्रिएट किया उसमें दे दूँ? जो हमने लाइव बैच क्रिएट किया था उसमें दे देता हूँ मैं, बेहतर रहेगा। एक काम करते हैं, ठीक है, एफएम का लाइव बैच जो दिया उसमें हम कर देते हैं, उसमें दे दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है? यस, बुक्स मिल जाएगा दर्शन जी, बहुत जल्द मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, क्योंकि कुछ कुछ करेक्शंस कर रहे, कुछ कुछ ठीक करके आपको देंगे। मतलब एक्सेस मिल जाना चाहिए था, अभी तक तो नहीं मिला। जैसे जी उसके बाद वेट करना, और वो 31 भी आपको रिफंड हो जाएगा, वो जो प्रोसेस के चलते वो लिया गया वो रिफंड भी कर देंगे, ठीक है? चलो, क्लास स्टार्ट कर सकते हैं हम? नहीं आज नहीं, अभी यूट्यूब में कर रहे हैं ना, अभी तो यूट्यूब में हम कर ही रहे, आगे फर्दर हम बात करेंगे। चलिए, तो आज हम क्या करते हैं, आज की क्लास अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज एक्सेस नहीं भी मिला तो मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सृष्टि जी एक्सेस मिलेगी, और वहाँ पर अगर आप लोगों ने वो एक काम करना सृष्टि जी, आपने जैसे किया ना वो ग्रुप पे आप एक बार गाइड कर देना बच्चों को। मेल सबको गया है, आप सभी को अपना मेल चेक कीजिएगा, जो जो क्लास वाले बच्चे सभी को अपना मेल चेक कीजिएगा। मेल के थ्रू आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? और सृष्टि जी आपने जो प्रोसेस किया है वो प्रोसेस एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को गाइड भी कर दीजिएगा, ताकि बाकियों को प्रॉब्लम ना। और मैंने शायद कल व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक ऑडियो भी दिया था जहाँ पर मैंने समझाया था कि अभी हम टेम्परेरीली 3-4 दिनों के लिए वो ग्रुप जो है उस सॉरी वो जो ऐप है उसमें हम क्लासेस आप लोग को करेंगे लाइव, और उसके बाद हमारा एक नया सॉफ्टवेयर है उसमें हमारा सब कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर उसमें हम सभी को लाइव करवाएंगे। लिखिता जी आपको सृष्टि जी गाइड कर देगी, इनवैलिड नहीं होना चाहिए जो ऐप का कोड, वो इनवैलिड नहीं होना चाहिए, आपको गाइड कर देगी। तरुण जी का भी कहना है ठीक है, तो ये चीज़ को सुधार करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले आप लोग एक काम करो, सबसे पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करो आप लोग सब। सभी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा। सबको मेल तो मिल गया है ना? आई थिंक सभी को मेल मिल गया। सब कोई व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा। उसी में ही हम फट आगे जाके फर्दर आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को सबको जॉइन कीजिएगा, कोई भी छोड़ना मत, ठीक है? आपको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक मिल गया है मेल के थ्रू। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है? अगर नहीं आया चिराग जी तो मेल आ जाएगा। आप लोगों ने क्लास लिया हुआ है, जिसका भी मेल नहीं आया तो भी मेल आ जाएगा, ठीक है? आप अगर फिर भी नहीं आया तो एक काम करना, 9864047095 पे एक बार टेलीग्राम करके छोड़ देना, मैं देख लूंगा और मैं फिर प्रोसेस करवा दूंगा। और या टीम का नंबर है, टीम को कनेक्ट करके बोलो कि हमें मेल नहीं आया, वो आपको मेल प्रोवाइड करेंगे। दिव्या जी मेल में आपको लिंक मिला होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम है सिंपी जी आप टीम को कॉल करके बोलिएगा कि ये दिक्कत है, वो सॉर्ट आउट करेंगे। और या फिर थोड़ा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आप लोग को समझाया था, क्या समझाया था मैंने? प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम लोग क्या करते थे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालते थे, और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के साथ हमने क्या निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी वेरिएंस निकाला था, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला था। इसके अलावा एक और चीज है, डेट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो मुझे पढ़ाना बाकी है।
तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कुछ नहीं है, ये आपको मदद करता है अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो तो आपको मदद करता है ये डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए मुझे आपको क्वेश्चन कराना पड़ेगा, उसके थ्रू अपने आप क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं कि मुझे इसके बारे में डिस्कशन करना है, एग्जांपल बताना है, फिर क्वेश्चन कराना है, ऐसा नहीं है। बस ये आपको एक मदद करता है डिसीजन लेने में, जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का आपके पास प्रपोजल है तो आपको कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए उसमें ये मदद करता है। यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ एनपीवी एंड रिस्क है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एनपीवी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, आप बताइए। जितना ज्यादा एनपीवी हो उतना अच्छा, है ना। और साथ साथ अगर मैं रिस्क की बात करूं, वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आप क्या बोलोगे, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन हो उतना अच्छा। तो कहने का मतलब ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए और आपका एनपीवी ज्यादा होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट अच्छा होगा, है ना। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, अपने आप आपको क्लियर होगा। चलिए, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू क्लैरिटी आएगी एकदम अच्छे से। मैं देख लेता हूं कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को। बहुत इजी है कैपिटल बजटिंग, बहुत इजी चैप्टर है। एएफएम में तो कुछ भी टफ नहीं है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करो ना, कुछ भी टफ नहीं है, सच बता रहा हूं आपको मैं। एएफएम ऐसा पेपर है जो एग्जाम में भी आप जाओगे तो आपको टफ नहीं लगेगा, अगर आपने अच्छे से तैयारी की हुई है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा आपको, सीरियसली। मैं आपको कोई इलस्ट्रेशन एक करवाता हूं, देख लेता हूं कौन सा। चलो, इलस्ट्रेशन 6 करवाता हूं मैं आप लोगों को, देखिए। इससे आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूरा क्लियर हो जाएगा। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 6, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए, प्रोजेक्ट ए का डेटा दिया हुआ है, प्रोजेक्ट बी का डेटा दिया हुआ है। बताया कि प्रोजेक्ट ए में आपके क्या क्या कैश फ्लोस हो सकते हैं, ये बताया। प्रोजेक्ट बी में क्या क्या कैश फ्लोस हो सकते हैं, ये बताया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है। यस, उससे हो जाएगा हमारा। एक ही साल का डेटा दिया हुआ है हमें। चलो, आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट ए की, मैं अपने हिसाब से पूरा ही बनाते हैं यहाँ पर, एग्जाम में भी ऐसे ही प्रेजेंट करना। आपके कैश फ्लो क्या है, ए बी सी डी ई का, मैं नाम नहीं लिखता हूँ। 10,000 12,000 कैश फ्लो, इसको एक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये एक्स है। 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000। अब क्या इसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यस। तो प्रोबेबिलिटी से हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लेंगे, 0.10 0.20 0.40 0.20 0.10। इसको लगा के हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। चलो मैं यहाँ पर ही निकाल देता हूँ। कितना आएगा, 10,000 का 0.10 1000 आएगा। 12,000 का 0.20 कितना आएगा, 2400 आएगा। 14,000 का 40% कितना आएगा, 5600 आएगा। 16,000 का 20% कितना आएगा, 3200 आएगा। 18,000 का 10% आएगा, 1800 आएगा। ये हो गया हमारा। तो अब देखिए, 3400 4000 9000 12,000 13 14,000 आ रहा है मेरे ख्याल से। ये आपका क्या हो गया, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। इसे हम एक्स बार भी बोल सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो आप देखिए, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हमारा 14,000 है। एक बार मुझे क्लियर कर दो, क्या ये 14,000 है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 14,000 हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है। अब हम क्या कर सकते हैं, रिस्क भी साथ साथ निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो तो निकाल ही दिया, अब रिस्क कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार से। सही है प्रवीण जी, चलो 14,000 परफेक्ट है। अब रिस्क कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे देखो हमने तो 14,000 पकड़ा है, ठीक है, लेकिन अगर 10,000 हो गया तो इसको मत देखना, नहीं तो इसका प्रोबेबिलिटी लगा के निकाला। अगर 10,000 हुआ तो रिस्क कितने का है, 4,000 का रिस्क है। कम जो रहेगा तो माइनस में आएगा, 4,000 का रिस्क है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स माइनस एक्स बार लिखा होगा, पर ऐसे डायरेक्टली पता चल जाएगा। 14,000 लिया, 12,000 हुआ तो कितने का रिस्क है, 2,000 का रिस्क है। 14,000 में कितना, जीरो। 16,000 हुआ तो कितना, 2,000 का फेवरेबल रिस्क है। और इधर आपका 4,000 का फेवरेबल रिस्क है। ये हमने निकाली। यहाँ पर कुछ नहीं, एक्स माइनस एक्स बार मैंने पिछली क्लास में समझाया था आप लोग को अच्छे से, तो यहाँ पर वापस से बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है।
तो ये निकाला हमने। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते, गैप्स का स्क्वायर कर देते ताकि नेगेटिव पॉजिटिव कट हो जाए। एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 आएगा और 6 जीरो आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, 6 जीरो ही होना चाहिए, 4000 इंटू 4000, यस 16 6 जीरो। चलो फिर 2 2 जा 4 और 6 जीरो आ जाएगा, ये तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पर भी 4 और 6 जीरो, यहाँ पर 16 और 6 जीरो, ये आ गया हमारा। अब इन चारों को क्या करेंगे, इन चारों से हम क्या करेंगे अभी हम, अब हम वेरिएंस निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर एक्स। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना अलग अलग सिचुएशन का, इन सब में प्रोबेबिलिटी लगाओगे, आपका एवरेज वेरिएंस आ जाएगा, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल वेरिएंस है। इंडिविजुअल वेरिएंस में प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो क्या आएगा, एवरेज वेरिएंस आएगा। तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी कितना है, इसका 10% है, तो ये हमारा 16 6 जीरो है, 10% लगाएंगे तो 16 5 जीरो रहेगा, ठीक है। 4 6 जीरो है, 20% लगाएंगे, यानी 40 लाख है, 40 लाख में 20% लगाओगे तो कितना आएगा, 8 लाख आएगा। फिर आपका ये तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाला कितना रहेगा, 40 लाख है ना, 20% लेना है इसका, 20% लेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 लाख आएगा। नेक्स्ट 16 लाख है, सॉरी 160 लाख है, 160 लाख का 10% 16 लाख लेना है। अब देखो कितना आ रहा है, 16 16 32 40 48 आ रहा है, 48 लाख आएगा ये। तो मतलब आपका एवरेज वेरिएंस जो है वो कितना है, 48 लाख है। तो आपका एस डी कितना होगा, एस डी यानी सिग्मा एक्स इसका रूट, तो एस डी कितना हो जाएगा, आप देखो 48 लाख का रूट कर दीजिए अब आप, ये आएगा 2190.9, 2190.9। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप, इसका मतलब कि अभी प्रोजेक्ट ए में हमने क्या सीखा, कि प्रोजेक्ट ए का जो रिटर्न है वो 14,000 का रिटर्न है, 14,000 का ये कैश फ्लो रिटर्न, एवरेज कैश फ्लो कमाने के लिए हम इतना रिस्क उठा रहे हैं, है ना, इतना रिस्क उठा रहे हैं हम यहाँ पर, बोलो हाँ या ना, 14,000 कमाने के लिए हम इतना रिस्क उठा रहे हैं, तो 1 रुपये कमाने के लिए हम कितना रिस्क उठा रहे हैं, बता सकते हो आप मुझे। अगर मैं 14,000 का एवरेज कैश फ्लो कमाने पर मैं इतना रिस्क उठा रहा हूं, मेरा एस डी है 2190.90, तो मेरा सवाल है कि 1 रुपये के लिए, 1 रुपये कमाने के लिए आप कितना रिस्क उठा रहे हो। आप ये कैश फ्लोस अर्न करने के लिए तो रिस्क उठा रहे हो, और रिस्क क्यों है, क्योंकि आपका कैश फ्लोस अलग अलग हो सकता है। तो ये 14,000 का कैश फ्लो में हमारा इतने का रिस्क है, 2190.90 का रिस्क है हमारे यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए, यहां पर मैं नीचे लिखता हूं, फॉर ₹1 कैश फ्लो रिस्क, रुको, ₹14,000 कैश फ्लो रिस्क टेकन, कितना रिस्क लिया आपने, 2190.90 का आपने रिस्क लिया। देयर फॉर ₹1 का रुपये का कैश फ्लो जनरेट करने के लिए आप कितना रिस्क ले रहे हो, 2190.90 डिवाइडेड बाई 14,000, और ये कितना आएगा, 2190.90 डिवाइडेड बाई 14,000, ये आ रहा है 0.1565। इसी को पता है क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये कहता है कि आप 1 रुपये का कैश फ्लो जनरेट करने के लिए कितना रिस्क उठा रहे हो, है ना, 1 रुपये का कैश फ्लो जनरेट करने के लिए कितना रिस्क उठा रहे हो, उसी को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो मैंने ऐसे निकाला सिंपल वे में, अब इसका फॉर्मूला बन जाता है, तो फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ऊपर हम लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और नीचे हम लेते हैं क्या, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और या फिर एनपीवी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो या एनपीवी, है ना। तो यहाँ पर हम कैश फ्लो की बात करें, क्योंकि आउटफ्लो वगैरह का कुछ है नहीं, यहाँ पर आउटफ्लो का जिक्र ही नहीं, इनिशियल आउटफ्लो कितना होगा, तो हम ये बता दे रहे कि इतना कैश फ्लो जनरेट करने के लिए हम इतना रिस्क उठा रहे हैं। तो 1 रुपये का कैश फ्लो जनरेट करने के लिए हम 0.1565 का रिस्क उठा रहे, और इससे भी आप करोगे वही आएगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2190.90, और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है 14,000 है, यानी वही आएगा 0.1565। तो कुछ नहीं, फॉर्मूलाज याद क्यों करें हम, जब हमें लॉजिकली क्लियर हो रहा है तो ठीक है, फॉर्मूलाज भी आपने रख लिया, ठीक है, ये फॉर्मूलाज भी हमने रख लिया, चलो, लेकिन हमने अब समझ लिया ना इसको,
तो अब हमें फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं, हम कभी भी बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ नहीं है, हम ये पता करते हैं कि 1 रुपये का एनपीवी कमाने के लिए या फिर 1 रुपये का कैश फ्लो जनरेट करने के लिए हम कितना एसडी कितना रिस्क उठा रहे हैं, दैट इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलिए, तो प्रोजेक्ट ए का हमने ये काम कर लिया, अब हम प्रोजेक्ट बी की बात करते हैं। प्रोजेक्ट बी भी तो है, प्रोजेक्ट बी का हम वाई ले लेते हैं। ठीक है, क्या है कैश फ्लो? 26,000, 22,000, 18,000, 14,000 और 10,000 है, ये आ गया हमारा, ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? 0.10, 0.5, 0.10, 0.15, 0.50, 0.15, 0.10। तो आपका इससे क्या आएगा, हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएगा 2600। आप खुद भी करो ये तो, 2200, 3300 आएगा, मुझे टोटल भी बताना आप लोग। फिर 18,000 का 50% 9,000 आएगा, 14,000 का 15% 1,400, 2,100 आएगा, 10,000 का 10% 1,000 आएगा। ये आपका वाई बार कितना आ गया आपका? 33, 43, 53, 59, 60, 6,000, 8,000, 9,000, ये 18,000 आ रहा है मेरे ख्याल से, 18,000 आ रहा है क्या? आप चेक करके एक बार मुझे बताइए, क्या 18,000 आ रहा है? ये मुझे एक बार चेक करके फटाफट से बताइए, 18,000 आ रहा है क्या? तो ये 18,000 हमारा आया। अब हम क्या करेंगे, रिस्क निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, रिस्क निकालेंगे। 18,000 आ रहा है, परफेक्ट। तो 26,000 हो गया, तो 8,000 का फेवरेबल है, प्लस में रहेगा। ये 22,000 हो गया, तो 4,000 का फेवरेबल है, प्लस में रहेगा। यहाँ पर जीरो आ रहा है, फिर आपका इधर 4,000 माइनस पे होगा आपका, ये आपका 8,000 माइनस पे होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि रिस्क को, कैप्स को एलिमिनेट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव को एलिमिनेट करना है। 8 8 जा 64 और 6 3 का 6 जीरो हो जाएगा। 4 4 जा 16, 3 का 6 जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो रहेगा। 4 4 जा 16, 3 का 6 जीरो हो जाएगा, और 8 8 जा 64, 3 का 6 जीरो हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम वेट्स लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, हमारा सिग्मा स्क्वायर वाई आ जाएगा, यानी वेरिएंस आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर मैं रफ में कर लेता हूँ, 64,6,0 है, इसका 10% यानी 6,40,000 है ना, 64,6,0 है ना, बोलो है ना, 64,6,0 था, 8 8 जा 64, यस, 640,000 का 10% कितना आएगा, 64,00,000 आएगा, ये 64,00,000 है। और 160,00,000 का 15% 16,00,000 और इधर 24,00,000 आएगा। फिर नीचे वाले का भी आपका 15% है, 16 का 24,00,000 ही आएगा, और 64 का 10% 64,00,000 आएगा। प्रोबेबिलिटी लगा दिया मैंने, तो कितना आएगा, 64,00,000, 60 60 128,00,000 और 128 और 48, 58 68 7 76,00,000 आएगा मेरे ख्याल से, 1,76,00,000 आ रहा है, 176,00,000 रूट कर देंगे इसका 4195.24, 4195.24 आ रही है। बताओ मुझे एक बार, मैं सही करा है ना मैंने? तो देखिए, मैंने वेरिएंस निकाल लिया, एसडी भी निकाल लिया, और ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो भी हमने निकाल लिया। डन, बोलो सही है। 4195.24 परफेक्ट है, आप लोगों ने कह दिया सही है। तो अब यहां पर भी अगर हम करें सेम इसी स्टाइल में, देखो यहां पर भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 4 रुपीज 18,000 का कैश फ्लो जनरेट करने के लिए, 18,000 रुपीज का कैश फ्लो जनरेट करने के लिए आप रिस्क कितना उठा रहे हो, रिस्क भी तो उठा रहे हो 4195.24 का। तो 1 रुपी जनरेट करने के लिए कैश फ्लो आप रिस्क कितना ले रहे हो, 4195.24 डिवाइडेड बाई 18,000 का रिस्क ले रहे हो आप यहाँ। 18,000 का कैश फ्लो उठाने के लिए, मतलब 1 रुपीज का कैश फ्लो के लिए कितना रिस्क उठाया, 4195.24 डिवाइडेड बाई 18,000, यार अब 0.2331 आएगा, 0.2330 है, 0.2331 आया ये हमारा, ये हमने ले लिया। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखो, अब यहाँ पर भी मैं अगर ये लिख दूँ,
ये अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4195.24 डिवाइडेड बाई 18,000, सेम वही लिखेंगे, ये आएगा 0.2331। अब मुझे बताइए कौन सा अच्छा है प्रोजेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आप बताइए कौन सा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा, बता सकते हो, पार्टिसिपेट करो, मुझे बताओ कौन सा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को ध्यान में रखें तो आपको कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा पसंद आया, ज्यादा अच्छा लगा, ये मुझे जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से बताओ कौन सा अच्छा है। देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इधर देखो, अगर हम इधर की बात करें, इधर हम 1 रुपी का कैश फ्लो जनरेट करने के लिए इतना रिस्क उठा रहे हैं, और इधर भी हम 1 रुपी का कैश फ्लो जनरेट करने के लिए इतना रिस्क उठा रहे हैं। ज्यादा रिस्क कहाँ है हमारा, ये मोर रिस्की है। क्योंकि देखो आपको ये चेक करना न्यूमरेटर में क्या है, एग्जाम के लिए ध्यान रखो, कोई भी चीज होगा, कोई भी फॉर्मूला होगा, एग्जाम के लिए ये ध्यान रखना, जो न्यूमरेटर है ना वही मेन बेस रहता है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो डिवाइड होके कट जाता है। न्यूमरेटर में रिस्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन है न्यूमरेटर में, और रिस्क कम होना अच्छा होता है। तो प्रोजेक्ट ए का रिस्क कम है, प्रोजेक्ट ए अच्छा है ना, तो प्रोजेक्ट ए ये लेस रिस्कियर है, ये लेस रिस्की है, ये मोर रिस्की है कंपेयर टू प्रोजेक्ट ए। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस ए इज लेस रिस्कियर एज कंपेयर्ड टू प्रोजेक्ट बी, therefore project A should be accepted। हमें क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट ए शुड बी एक्सेप्टेड। बताओ अभी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ अभी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, परफेक्ट, एकदम अच्छे से बोलो, एकदम अच्छे से समझ में आया ये। तो अब हमने क्या सीख लिया, अब हमने हमारे बुक्स में क्या क्या ऐड कर लिया, हमने ये देखा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो था हमारा, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको अच्छे से समझाया, प्रोबेबिलिटी कैसे क्या वर्क करता है, अलग अलग सिनारियो में क्या कैश फ्लोस हो सकता है। फिर हमने देखा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सीखा। और फिर मैंने आपको फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी सिखा दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या रोल है, वो हमने देखा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय कैश फ्लो, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एनपीवी, दोनों में से दोनों चलेगा, है ना। क्योंकि एनपीवी अल्टीमेटली निकलता है क्या है, नेट कैश फ्लो, तो वो एनपीवी जो है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो हुआ, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो से एनपीवी आता है। तो इससे हमने ये पता कर लेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑब्वियसली जिसका कम होगा वो प्रोजेक्ट हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर इसका कम है, ये प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट कर लिया, बस बात खत्म। तो मैंने आपको पढ़ाया था कल, टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिसिस, यहां पर मैंने आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस और एसडी और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने आपको क्लियर करवा दिया, ये क्लियर करवा दिया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट कन्वेंशनल टेक्निक्स। कन्वेंशनल टेक्निक्स देखिए अलग अलग प्रकार का टेक्निक्स है, क्योंकि हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, वैल्यूएशन का बहुत प्रकार का टेक्निक हो सकता है, कोई डिफाइन रूल नहीं कि आपको ऐसे ही वैल्यूएशन करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अलग अलग प्रकार से वैल्यूएशन कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा अलग अलग एंटिटीज के ऊपर, डिपेंड करेगा कि क्या सूट करता है। तो उस हिसाब से आपका अलग अलग टेक्निक्स होता है जिसके चलते हम रिस्क वगैरह को एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर चलो एनपीवी पॉजिटिव तो आ रहा है, पर इसके अंदर रिस्क है क्या, तो वो रिस्क को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिसमें मैं अब आपको सिखाऊंगा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट और इसके अलावा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। दोनों आपका रिस्क को एनालाइज करता है, दोनों का मेथड अलग है, दोनों का तरीका अलग है, दोनों मैं आपको समझाऊंगा। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होता है, अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। चलिए, तो यहां पर मैं आपके साथ बात करूंगा अभी कॉन्वेंशनल टेक्निक्स के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट, पूरा लिख देता हूँ, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इस रडार। अब एक बात बताओ मुझे, इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लो मैं कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाता हूँ, कोई रिस्क है वहां पर, नहीं है।
तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में मुझे क्या मिलेगा, रिस्क फ्री रेट मिलेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 7% इज द रिस्क फ्री रेट है, मैं किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाऊं या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट में मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया किसी पार्टी से और वो पार्टी मुझे कंफर्म है कि ये कोई पार्टिकुलर कैश फ्लो देगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है कि 5 साल में आपको सर्विस दूंगा और हर साल आप मुझे, कंफर्म है आप हर साल मुझे 1 लाख रुपीस दोगे, कंफर्म है 1 लाख रुपीस मुझे हर साल मिलेगा, क्या इसमें कोई रिस्क है? नहीं है। कंफर्म है आप मुझे 1 लाख दोगे, कम भी नहीं दोगे, ज्यादा भी नहीं दोगे, चाहे रेसेशन आए, चाहे बूम आए, चाहे कुछ भी आए, आप मुझे 1 लाख कंफर्म दोगे, तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। तो वहां पर जहां पर कोई रिस्क नहीं होता वहां पर हम लेते हैं रिस्क फ्री रेट, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क फ्री रेट रहता है, एक्स्ट्रा से कोई प्रीमियम हम नहीं लेते। तो ये तो आप समझ लीजिए कि हम कभी भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें हमें रिस्क फ्री रेट तो चाहिए गई, रिस्क फ्री रेट चाहिएगा। और ये रिस्क फ्री रेट कहाँ से मिल जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में देख लो क्या रेट दिया जाता है, वो रिस्क फ्री है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता, तो रिस्क फ्री रेट होगा। अब ध्यान रहे रिस्क फ्री रेट के अंदर ही इंक्लूड रहता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वगैरह को ध्यान में रखते हुए आपको रिस्क फ्री रेट मिल जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हर चीज में होना है, इन्फ्लेशन का रिस्क से कोई लेना देना नहीं, तो रिस्क फ्री रेट जो रहेगा वो इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, ये तो मिलेगा ही आपको। अब बॉन्ड वगैरह में भी पैसा लगाओगे, आप बोलोगे देखो इन्फ्लेशन वगैरह भी हो रहा है, हमें उस हिसाब से हमें रिस्क फ्री रेट आप दीजिए, तो रिस्क फ्री रेट हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाए जिसमें रिस्क हो, तो इसके चलते अगर मान लो मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या फिर ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है जहां पर कोई रिस्क ही नहीं है, वहां पर मैं बोलूंगा मुझे रिस्क फ्री रेट दे दीजिए, बात खत्म। लेकिन मैं ऐसे अगर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं जहां पर रिस्क इन्वॉल्व, तो क्या उस रिस्क के लिए मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिएगा, एक्स्ट्रा से मुझे प्रीमियम नहीं चाहिएगा? यस चाहिएगा। तो वहां पर हम क्या करते हैं, रिस्क फ्री रेट तो लेते ही हैं, साथ साथ में हम क्या मानते हैं पता है, कंपनसेशन फॉर रिस्क अंडरटेकिंग। यानी मेरा कहने का मतलब साफ इतना है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कोई भी रिस्क ना हो, जिसका एसडी जीरो आ रहा है, वेरिएंस जीरो आ रहा है, वहां पर आप कौन सा रेट का इस्तेमाल करोगे डिस्काउंटिंग करने के लिए, जो फ्यूचर के कैश फ्लो से उसको डिस्काउंटिंग करने के लिए कौन सा रेट का इस्तेमाल करोगे, रिस्क फ्री रेट, उसमें इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो जिसके अंदर रिस्क है, तो वहां पर आप सिर्फ रिस्क फ्री रेट से आपका पेट नहीं बढ़ेगा, आपको जो रिस्क आपने उठाया उसका कंपनसेशन भी चाहिएगा। यानी डेट इज अल्टीमेटली हम क्या लेते हैं, डेट इज रडार, यानी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होता है, एक आरएफ होता है प्लस रिस्क प्रीमियम होता है, आरएफ प्लस रिस्क प्रीमियम होता है, ये दोनों चीज हमें चाहिए होते हैं यहाँ पर। तो इसी के लिए मैं एग्जाम्पल अभी फ्रेम नहीं करूंगा, क्या मतलब एग्जाम्पल फ्रेम करके हम टाइम को खराब करें, क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के साथ हम करते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारा, इस माने एग्जाम्पल का एग्जाम्पल, क्वेश्चन का क्वेश्चन, दोनों हो जाएगा हमारा। तो सेंस नहीं बनेगा ना अननेसेसरीली हम एग्जाम्पल बनाए, फ्रेम करे, वो आपको बस धोखा देने वाला बात होगा कि ठीक है आपको बस खुश करने के लिए, तो मैं थोड़े ना आपको खुश करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो दोनों चीज ध्यान रखना है कि आपका ज्यादा समय भी खराब ना करूं और आपको सब कुछ पढ़ा दूं ताकि एग्जाम में कुछ भी आप आराम से उसे संभाल लो। तो अब देखिए यहां पर हम इलस्ट्रेशन 7 की बात करते हैं, मतलब हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना, समय और अच्छी पढ़ाई, क्वालिटी पढ़ाई, दोनों चीज हमारी होनी चाहिए, वही हमारा एक्सपेक्टेड रहेगा। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम करते हैं, बताइए परफेक्ट है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन एंटरप्राइज इज इन्वेस्टिंग 100 लाख इन ए प्रोजेक्ट, इन्वेस्ट क्या कर रहा है ये, 100 लाख रुपीज प्रोजेक्ट में लगा रहा है, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है आपका 7%, रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट 7%। तो आप बताओ मुझे रडार क्या होगा, आप मुझे बताइए रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट रडार क्या होगा, ये होगा आरएफ प्लस रिस्क प्रीमियम। आरएफ कितना है, 7% है, और आपका रिस्क प्रीमियम कितना है, 7% है, कितना आ गया ये आ गया 14%। यानी रडार हमारा 14% है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हमारा 14% है, और आपका रिस्क फ्री रेट 7% है। द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years, फॉलोइंग आर द कैश फ्लोज डेटा एस्टिमेटेड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो देखिए 5 अलग अलग साल दिया हुआ है जिसका कैश फ्लो भी हमें बता दिया। हमें क्या बोला, देखो नीचे पूछा क्या गया, ये ध्यान दो, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, दोनों के बेसिस में पूछा।
बोला कि रिस्क फ्री रेट को ध्यान में रखते हुए भी बताइए और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट को भी ध्यान में रखते हुए बताइए। हालांकि हम दोनों में से एक ही इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे कि अगर प्रोजेक्ट में कोई भी रिस्क नहीं है, प्रोजेक्ट में जीरो रिस्क है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ आरएफ ले लेते हैं। अगर प्रोजेक्ट में रिस्क है तो प्रीमियम भी लगेगा, तब हम आरएफ प्लस रिस्क प्रीमियम दोनों लेंगे, रडार लेंगे हम यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो देखो मैं ऐसे तो टेबुलर फॉर्म में ऐसे भी हम कर सकते हैं, 0th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, और ऐसे भी पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। 25, 60, 75, 80, 65, इन सबको खींच लेंगे। इन सबको खींच लेंगे, है ना। इन सबको खींच लेंगे कौन से रेट से, अगर पहले आरएफ की बात करें, है ना, पहला वाला बेसिस, रिस्क फ्री रेट बेसिस, रिस्क फ्री रेट बेसिस की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, 7% से खींचेंगे। क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड 1.07 इक्वल एम प्लस कर दिया, 60 डिवाइडेड बाय 1.07 इक्वल एम प्लस कर दिया, 75 डिवाइडेड 1.07 इक्वल एम प्लस कर दिया 3 बार, 80 डिवाइडेड 1.07 4 बार इक्वल दबा के एम प्लस कर दिया, और 65 डिवाइडेड 1.07 5 बार इक्वल दबा के एम प्लस कर दिया, एमआरसी कर दिया। आई थिंक 244 के आसपास आ रहा है, ये आ रहा है हमारा। लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम में हम ऐसे नहीं करते, एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा आईसीआई स्टाइल में करते। सीखने के लिए ठीक है, सिखा दिया मैंने अच्छे से। हम एग्जाम ओरिएंटेड क्या करेंगे पता, हम बोलेंगे कैश फ्लोज क्या है हमारा, 25, 60, 75, 80 और 65 है, ये हमारा कैश फ्लो हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, इसको प्रेजेंट वैल्यू में पुल करेंगे, पीवी एट द रेट 7%। हमें प्रेजेंट वैल्यू में तो लेके आना है, तो 25 को 1 ईयर बैक लेके आना है। ये 1st ईयर का है, ये 2nd ईयर का है, ये 3rd ईयर का, ये 4th ईयर का, ये 5th ईयर का। तो यहाँ पर पीवी को वैसे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ऐसे कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत। देखो ध्यान देना यहाँ पर आप, तो 25 पीवी क्या लेंगे हम, पीवी कैसे लेंगे हम यहाँ पर, हम बोलेंगे 7% का हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, 1 रुपी का हम ले लेंगे यहाँ पर। तो 1 रुपी अगर एक साल बाद 1 रुपी है, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 1 डिवाइडेड 1.07 इक्वल करेंगे तो पहले वाले का पीवी आ जाएगा 0.9345 आ रहा है, हम इसको 0.935 ले लेते हैं 3 डिजिट में। दूसरे वाला का आ रहा है 0.873, तीसरे वाले का आ रहा है 0.81629, 0.816 लेंगे, 0.7628 है तो 0.763 ले लिया हमने, 0.7129 है, 0.713, ये हमने पीवी ले लिया। मैंने हमने बोला कि 1 रुपी अगर एक साल के बाद होता, उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना होता। 1 रुपी अगर 2 साल के बाद होता तो उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना होता। 1 रुपी 3 ईयर्स के बाद होता तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 0th ईयर में इतना होता। 1 रुपी 4 ईयर्स के बाद होता तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 0th ईयर में इतना होता। 1 रुपी 5 ईयर्स के बाद होता तो उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना रहता। तो अगर 1 रुपी आपका एक साल के बाद होता, उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना है, तो 25 का कितना होगा आपका, कितना होगा 25, 25 इंटू 0.935, 23.375 आ गया ये। दूसरा वाला 60 इंटू 0.873, 52.38 आ गया ये। नेक्स्ट 75 इंटू 0.816, 61.2 आ गया ये। फिर आपका 80 इंटू 0.7, थोड़ा सा लेबर वर्क हो रहा है यहाँ पर, उपाय नहीं है ना। ये आ गया 61.04, थोड़ा सा लेबर वर्क हो रहा है। 65 इंटू 0.713, 46.345। देखिए, तो अब मुझे इसका टोटल आप लोग खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताओगे मुझे। मुझे फटाफट से बताइए इसका टोटल क्या होगा।
टोटल बता दो मुझे फटाफट से कितना होगा इसका। चलो नहीं, इसको एग्जाम ओरिएंटेड को नीचे ही करते हैं। सारे जो कैश फ्लोस होंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 244.34। पहले भी तो ये आया था, ये 37 आया था, वो तो यहाँ पर 3 डिजिट का कर रहे हैं ना, इसलिए हल्का सा फर्क है कि वो मायने नहीं रखेगा। ये आया। अब हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 100 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हंड्रेड का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो 144.34 हमारा एनपीवी होगी। तो यहां पर तो हम ओवरऑल एमपीवी निकाल रहे हैं, है ना, पूरा नेट। तो यहां पर भी जैसे अगर आप चाहो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना, कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला था, उसके लिए रिस्क, अच्छा यहाँ पर निकाल ही नहीं सकते, सॉरी गलती होगी, निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो वगैरह देना होना था, ये तो नहीं, ये तो हर साल का है, प्रोबेबिलिटी वगैरह रहता तब निकालते हैं। यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर नहीं निकाल सकते। अगर निकालते, अगर मान लो एसडी निकाला हुआ रहता, ये एसडी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता, तो एसडी को इससे डिवाइड कर देते, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता एसडी को इससे डिवाइड करने पर, है ना। तो ये हमारा एक तो हो गया। दूसरा वाला अब हम करते हैं। अब दूसरा वाला रडार के बेसिस में करेंगे। देखो इस बार 14% से पुल करें, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। रडार के बेसिस में क्या हमारा प्रोजेक्ट का एनपीवी होगा। तो कैश फ्लो तो हमारा वही है जो दिया हुआ है। अब इस बार मैं क्या करूंगा, 1/1.14 इक्वल 0.8771, 0.877 लिख दिया, सही है ना। फिर 0.769, 0.770, 3 डिजिट यूजुअली एग्जाम में ले सकते हो आप, ठीक है। ज़्यादातर आईसीए भी 3 डिजिट ही लेते हैं। 0.675, 0.5920, वैसे भी कर सकते हो, मैंने बोला ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आईसीए वाला स्टाइल ऐसा है जो मैं बता रहा हूँ अभी। 0.519 ये किया प्रेजेंट वैल्यू में, 25 इंटू 0.877, 21.925, 60 इंटू 0.77, 46.2, 75 इंटू 0.675, 50.625, 80 इंटू 0.592, 47.36, 65 इंटू 0.519, 33.735। ये आ गया। इसका टोटल कोई मुझे बता सकते हैं, सही है ना, सही है। इसका टोटल मुझे बता दो कोई। ये सृष्टि जी आपने अलग वे में किया होगा तो थोड़ा अलग आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल मुझे बता दीजिए फटाफट से, टोटल कितना है। 199.785 आया क्या, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो वही 100 है, तो एनपीवी कितना है, 99.785 का एनपीवी आया। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अब इसमें ये डिसाइड मत करना, ये मत बोला कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, प्रोजेक्ट एक ही है मेरे भाई, प्रोजेक्ट एक ही है। बस एक बार हमने 7% से खींचा, एक बार हमने 14% से खींचा। ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा रेट से खींचोगे उतना कम आएगा प्रेजेंट वैल्यू। 7% की अगर रिक्वायर्ड होती तब एनपीवी आपका 144 आता, 14% की रिक्वायर्ड मतलब ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो एनपीवी उसमें 99.785 आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर हमने निकाल लिया, डेट्स इट, बात खत्म। तो यहाँ पर वही है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट जो मैंने आपको बताया था ना, वो और कुछ नहीं है, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम है। मतलब जो कैश फ्लो में रिस्क होते हैं ना, वो कैश फ्लो में जो रिस्क होता है उस रिस्क के बदले हमें प्रीमियम चाहिए, और वो प्रीमियम हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रेट में एडजस्ट कर देते हैं। जैसे हम जो प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं कि उसमें हम काम करेंगे, अगर हमें दिख रहा है फ्यूचर में उसमें रिस्क होगा, तो ऑब्वियसली बात है हम वो रिस्क को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो जो कैश फ्लो वो एक्चुअल नहीं है, उस कैश फ्लोस में क्या है, रिस्क है, तो वो रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं,
हम अपना डिस्काउंट रेट यानी अपना रिक्वायरमेंट जो बढ़ा देते, हम बोले यार हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं ना यहाँ पर। ये तो पहली क्लास में बताया था। अगर मान लो मैं कहीं पर इन्वेस्ट करता हूँ, मान लो 10% मिलेगा मुझे, अपना धंधा करना चाहता हूँ, अपने धंधे में रिस्क है, तो मैं बोलूँगा 10% से मेरा मन नहीं भरेगा, मैं रिस्क ले रहा हूँ, रिस्क के लिए मुझे प्रीमियम भी चाहिए, है ना। हम मैचेस वगैरह देखते हैं, आप देखना जब मैचेस वगैरह हुआ था, मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और आपको दिखेगा कि इंडिया की हालत खराब है, मान लो फॉर एग्जांपल रिस्क इंडिया में जाता है, तो आप वैसे सिचुएशन में इंडिया में पैसा लगाओगे, आपको डबल ट्रिपल चौपल पैसा मिलेगा, रिस्क ज्यादा है वहां पर। तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा आपको भाव मिलता है, मतलब ये आपको समझना है। ठीक है, जैसे आपका वर्ल्ड कप था, तो वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, 23 वर्ल्ड कप में आपका क्या हुआ था, वहां पर इंडिया की पोजीशन खराब थी, बहुत कम टारगेट दिया था। तो वहां पर मैंने देखा था कि स्टार्टिंग में ना बहुत मतलब 3 गुना पैसे मिल रहे थे, मतलब इंडिया में अगर जीत में पैसे लगाऊं 3 गुना पैसे मिल रहे थे। फिर जब 3 विकेट चला गया तब बराबरी में आ गया, बराबरी क्या 60-40 आ गया, यानी इंडिया में पैसा लगाओगे तो आपको पकड़ के चलो पूरा भी नहीं मिलेगा, डबल भी नहीं मिलेगा, थोड़ा कम ही मिलेगा। तो वैसा सिचुएशन आ गया, मतलब तो जहां जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा आपको प्रीमियम मिलता है। तो आप देखिए ये हमने समझ लिया यहां पर पूरा अच्छे से। अब मैं आपको समझाऊंगा एक और टॉपिक, डेट इज व्हाट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। ये भी बहुत सिंपल है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, एक बात बताओ, ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप दोनों ग्रुप की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रुप सीए फाइनल सेकंड ग्रुप की तैयारी, और उसमें 6 पेपर्स है। आपने सोचा कि 300 लाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, और आप पता है आपकी तैयारी भी जो है ना वो 300 की तैयारी है, आपके दिमाग में चला 300 लाने हैं बस, और 300 की आप तैयारी कर रहे हो। रिस्क है कि नहीं? सोचो, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो परफॉर्मेंस 300 का था, 10% से अगर आपका परफॉर्मेंस बिगड़ गया, 10% एडवर्स हो गया आपका, है ना, आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं हुआ, या फिर 10% ऐसे नहीं आपके नंबर काट दिए, तो आपका 300 का आपने तैयारी किया था, आपका आएगा कितना, 270 आएगा, आप तो फेल हो गए। आप तो फेल हो गए ना, पर वहां पर आप पास कहाँ हुए, आप तो फेल हो गए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहां पर कुछ एक मार्जिन रहता है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं कैश फ्लोस में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि फर्स्ट ईयर में आपका कैश फ्लो जो है ना वो 70 लाख होगा, सेकेंड ईयर में आपको लगता है 65 लाख होगा, थर्ड ईयर में आपको लगता है 40 लाख होगा, फिफ्थ फोर्थ ईयर में आपको लगता है 80 लाख होगा, फिफ्थ ईयर में आपको लगता है 90 लाख होगा। तो मैंने आपसे पूछा कब आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में क्या ये कैश फ्लोस होगा, आपने बोला हाँ। मैंने पूछा क्या इसमें रिस्क है, क्या श्योर है ये होगा, आप बोलोगे नहीं श्योर तो नहीं है, श्योर तो नहीं है कि ये होगा, पर हाँ ये कैश फ्लोस लग रहा है मुझे। मैंने बोला सर्टिनिटी के साथ बताओ ना कि कितना कैश फ्लो होगा। तो अब आपका दिमाग घूम गया, आप बोलोगे सर्टिनिटी चाहिए। तो मैंने आपको बोला सर्टिनिटी के साथ कि देख सर्टिनिटी, इसमें तो सर्टिनिटी है 50 लाख तो सर्टिन है, 50 लाख तो सर्टेन है कि मेरा कैश फ्लो होगा ही होगा, कम से कम 50 लाख तो मेरा कैश फ्लो होगा। मुझे पता अपने पास एक्सपीरियंस है, कुछ भी हालात आ जाए, रिसेशन आ जाए, जो भी हालात आ जाए, 50 लाख तो मेरा कम से कम होगा। ये सर्टिनिटी, मतलब सर्टीन के बराबर है लग रहा है, सर्टिनिटी इक्विवेलेंट मतलब सब्सटेंशियली लग रहा है कि इतना हो जाएगा। दूसरा, सेकेंड ईयर का मैंने पूछा, ऐसे तो 65 लाख है, मैंने आपसे पूछा सर्टिनिटी बताओ, सर्टिनिटी कितना है, आपने बोला सर्टेन है कि 45 लाख तो हो गई, सर्टेन है 45 लाख होगा। थर्ड वाले में पूछा कितना होगा सर्टेनिटी, आपने बोला 40 लाख तो होना चाहिए, पर सर्टेनिटी हम आपको दे सकते हैं कि 30 लाख तो सर्टेन हो गई। यहां पर हम सर्टेनिटी दे रहे हैं कि चलो यहां पर 55 लाख की हम सर्टेनिटी दे रहे हैं कि 55, और यहां पर भी हम सर्टेनिटी दे रहे हैं कि 55 लाख तो हम कमाएंगे, इसकी हम सर्टेनिटी। तो ये हमने बोला सर्टेनिटी ये कैश फ्लो होगा। अब बताओ ये कैश फ्लो में रिस्क है कि नहीं है, मुझे बताइए ये कैश फ्लोस में रिस्क है या नहीं है? इसमें रिस्क है, नो, इसमें सर्टेनिटी नहीं है। तो इसमें हमें क्या यूज करना चाहिए, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट यूज करना चाहिए, हाँ या ना, मुझे बोलो। इसमें हम रडार यूज करेंगे, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। अब बताओ ये वाला जो कैश फ्लो है इसमें कोई रिस्क है क्या? इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि सर्टेनिटी वाला मैंने बताया कैश फ्लो, नो रिस्क ऑन कैश फ्लो। ये सर्टेन है, इसमें सर्टेनिटी है, इसी को हम बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। ये सर्टेनिटी है, तो इसमें मुझे बताइए क्या मुझे रडार यूज करना चाहिए?
अगर मैं ये कैश फ्लो को कंसीडर ही नहीं करूं, अगर मैं इस कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करके ये वाला कैश फ्लो अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो बताइए क्या मुझे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करना चाहिए कि रिस्क फ्री रेट इस्तेमाल करना चाहिए? आप मुझे ये बताइए, आप अपने लॉजिक से मुझे बताइए कि मुझे इसमें रिस्क फ्री रेट यूज करना चाहिए कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट यूज करना चाहिए? आप बताओ, रिस्क फ्री यूज करें और रडार यूज करें? आप बताइए क्या यूज करना चाहिए हमें इसमें? आपका लॉजिक क्या कहता है इसमें क्या यूज करना चाहिए? आरएडीआर की रिस्क फ्री रेट यूज करना चाहिए? मुझे सबसे जवाब चाहिए, प्लीज फटाफट से जवाब दो, क्या यूज करना चाहिए? कृष्णा जी का आंसर आ गया रिस्क फ्री। बाकी बच्चों का क्या? बाकी बच्चे भी तो रिप्लाई करें। गलत होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबका आंसर आने लग गया रिस्क फ्री। ऑब्वियस सी बात है, रिस्क फ्री हम इस्तेमाल करेंगे, आरएडीआर हम यूज नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? आरएडीआर हम यूज कब करते हैं? जब कैश फ्लो में रिस्क होता। जो कैश फ्लो हमने प्रेडिक्ट किया अगर उसमें रिस्क होगा तभी तो आरएडीआर यूज करेंगे। इसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं, है ना? इसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं, तो फिर हम क्यों यूज करें? तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। कैश फ्लो हमने लिया, ईयर 1 2 3 4, ईयर हो गया। 90,000 ले लिया, 30,000, 95,000, 1,02,000। ये मैंने कैश फ्लो लिया और इसमें मैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ले लेता हूँ। 70% है, इसमें भी 70% है, 70% है, और इसमें मान लो 80%। ये क्या हो गया पता है? ये मतलब हम कह रहे हैं कि देखो 90,000 हम सोच रहे कि कैश फ्लो होगा, पर 70% तो हम कैश फ्लो जनरेट करेंगे, इसका सर्टेनिटी। तो मतलब आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो क्या होगा? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो क्या होगा? 90,000 हम नहीं लेंगे। अगर हम ये चाहे ये भी ले सकते हैं। इसके लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? इनको रडार से पुल कर दो। एक तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको रडार से पुल कर देंगे, बात खत्म। ये कैश फ्लो को रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। और या फिर हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो ले ले। 90,000 का 70% कितना होगा? 63,000 ले लिया हमने। 80,000 का 70% कितना होगा? 56,000 ले लिया मैंने। 95,000 का 70% कितना ले लिया मैंने? 66,500 ले लिया मैंने। 1,02,000 का 80% कितना ले लिया मैंने? 81,600 ले लिया मैंने। और 1,05,000 का 80% कितना हो गया? 84,000 ले लिया मैंने। ये मैंने कैश फ्लो ले लिया। अब आप बताइए, इसमें मैं क्या रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करूं? नहीं, इसमें मुझे इस्तेमाल करना चाहिए रिस्क फ्री रेट का। तो आप बताइए ये सारे में मेरा क्या लगेगा? यूज ऑफ रिस्क फ्री रेट। एनपीवी। तो ये कैश फ्लोस में हम क्या करेंगे? आरएफ का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा हमारा, है ना? प्रेजेंट वैल्यू आ गया हमारा, और फिर हम क्या करेंगे? एनपीवी निकाल लेंगे कैश आउटफ्लो जो होगा उसके जरिए। तो अब ये चीज आपको समझ में, तो ये देखो कन्वेंशनल टेक्निक में दो ही टेक्निक था, कितना कितना सिंपल टेक्निक था। एक रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट था। हमें पता है जब आपका ओवरऑल कैश फ्लो जिसमें रिस्क है आप आरएडीआर से पुल कर दो। और अगर मान लीजिए आपने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इस्तेमाल कर दिया, आप आरएफ से पुल करोगे, तो दोनों से ही आपका आंसर आएगा। दोनों अप्रोच चलता है। आप या तो फिर आरएडीआर अप्रोच इस्तेमाल करो, या फिर आप सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच का इस्तेमाल करो। बस ये ध्यान रखना, आरएडीआर अप्रोच में आप रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करोगे, बट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में आप क्या करोगे? किसका इस्तेमाल करोगे? रिस्क फ्री रेट का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वहां पर आपने रिस्क को हटा दिया। सर्टेनिटी कैश फ्लो आप ले रहे हो यहाँ पर। तो ये चीज भी मैंने आपको पूरा का पूरा एकदम अच्छे से क्लियर करवा दिया है। तो अगर मैंने ये क्लियर करवा दिया तो बनता है हमारा क्वेश्चन करना भी हमारा बनता है। तो चलिए इलस्ट्रेशन 8 में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं अच्छे से। कितना मजा आ रहा है, देखो इलस्ट्रेशन तो सारे आराम से हो गए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मतलब पूरा चैप्टर देखना इजी बना दूंगा। इवन मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोग को, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले आईसी का प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह में था, लेकिन अभी आपके स्टडी मटेरियल में नहीं डाला गया, वो भी करेंगे।
ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इजी इजी करा के छोड़ दूंगा, सब कुछ कराऊंगा, वो भी इजी बनाऊंगा। टफ तो कुछ रहने नहीं दूंगा आपकी जिंदगी में। और हम सारा क्वेश्चन करेंगे, कोई भी प्रकार का हम रिस्क नहीं उठाएंगे, है ना। सारा कंसेप्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्वेश्चन में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस बात का वादा रहा। चलो, तो देखिए आगे बढ़ते अब हम। इफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कॉस्ट ₹45 लाख एंड रिस्क फ्री रेट इज 5%। देखो यहाँ पर दे दिया इन्होंने रिस्क फ्री रेट, पर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पता दोनों दे देंगे, आरएफ भी दे देंगे, आरएडीआर भी दे देंगे, और या फिर इसका एमसीक्यू भी बन जाएगा। एमसीक्यू बन जाएगा कि सर्टिनिटी इक्विवेलेंट में आप किससे पुल करोगे, आपको दिया हुआ रहेगा आरएफ का रेट ये है, बताओ, एमसीक्यू बन जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो एमसीक्यू हैंडल कर पाओगे। तो अब देखिए यहां पर आपका कैश फ्लोज दिया हुआ है हमें, यहां पर हमें कैश फ्लोज दिया हुआ है क्या। आज मैं ना एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं कराऊंगा, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा। एक्चुअली कल मेरे भैया की सगाई है, तो उसके लिए बहुत काम करना पेंडिंग है, और कल इसलिए मैंने बोला ना कल क्लास भी नहीं होगी, कि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब वो सारा आज निपटाना है। फिर भी मैं सोचा क्लास का फ्लो नहीं तोड़ता हूँ, तो मैं सोचा आज तो क्लास करवाता हूँ, बट शॉर्ट क्लास करवाऊंगा, बहुत कुछ काम बाकी है। आज कंसेप्ट एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन करा दूंगा एक्स्ट्रा, कुछ कुछ क्वेश्चन करा के कुछ कुछ होमवर्क दे दूंगा आप लोग को मैं, ठीक है। और फिर परसों मिलेंगे, तब परसों से हम सॉफ्टवेयर में मिलेंगे पूरा, तब तक सारा चीज़ आप लोग का सॉफ्टवेयर का हो भी जाएगा। और सब ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और मेल नहीं मिला आप लोग को, अगर आप लाइव बैच के स्टूडेंट हो, आपको मेल नहीं मिला, तो आप टीम को कांटेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आपका दिया हुआ यहाँ पर, तो हम क्या निकालेंगे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो। तो अब देखिए यहाँ पर 10 लाख पे 0.90 सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है, तो कितना आएगा, 9 लाख रुपीज आएगा। अमित जी कल कॉन्ग्रेचुलेट करना, आज मत मत करो, कल हो जाए ना उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। तो देखिए 15 लाख का 85%, 12,75,000। फिर 20 लाख का 82%, 16,40,000। फिर 25 लाख का 78%, 19,50,000। यह है हमारा। अब देखो ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो है, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू में खींचेंगे आरएफ से। आरएफ कितना है, 5% है, तो पीवी 5% का हम निकाल लेते हैं, 1/1.05, 0.9523, 0.952 लिख लेता हूं मैं, 0.907, 0.864, 0.823। क्या आएगा, सर्टिनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो क्या आएगा आपका, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू आएगा 9 लाख का 0.952, 856800। सही जा रहे हैं ना, बता दो मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे फटाफट से बता दो आप। फिर 12,75,000 इंटू 0.907, 1156,425, 16,40,000, 0.864, 14,16,960। फिर 19,50,000 इंटू 0.823, 16,04,850। ये आया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो क्या आ गया मुझे बता दो, निकाल लिया, 14,16,960 की, अच्छा नहीं नहीं वो ठीक है। टोटल भी बता दो मुझे क्या आएगा, जल्दी से मुझे टोटल भी बता दीजिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, 45 लाख लग रहा है। निकाला 5035,935 है क्या,
5 अलग अलग बता रहे हो, 5035 क्या? तो कितना आएगा? 5,35,000 035 का एनपीवी है। कितना अच्छे से हो गया देखो, कितना सिंपल है, कितना लॉजिकल है, कुछ टफ है ही नहीं। आप भी बोलो सर क्या ये सब पढ़ा रहे हो, मतलब क्या टफ ही नहीं लग रहा सर, तो कुछ कुछ ही टफ नहीं लग रहा, मतलब क्या आप ऐसा लग रहा है स्कूल में पढ़ रहे हैं, सीए फाइनल पढ़ा रहे हो आप, कुछ टफ ही फील नहीं आ रहा अभी तक तो। आ रहा है कुछ टफ फील, बताओ। सीए फाइनल पढ़ रहे हो, कोई टफ की फीलिंग ही नहीं आ रही है। सेंसिटिविटी एनालिसिस आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये मजेदार है, ये भी टफ नहीं है, ये भी टफ नहीं है। सेंसिटिविटी सिनारियो एनालिसिस भी टफ नहीं है, वो तो एकदम सिंपल है। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम वक्त देंगे, एक क्लास लगाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, डेट इज परसों। और अभी मैं आपको कराऊंगा एक बार टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन में आ जाओ, हमारे क्वेश्चन में आप स्क्रीन पे ध्यान दो, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा सा वर्किंग होगा, लेबर वर्क होगा आपका थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं ये होमवर्क दूंगा, अभी होमवर्क कीजिएगा। क्वेश्चन टू सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क दूंगा मैं आप लोगों को। मैं अभी आप लोगों को करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अभी। एक बार आप खुद से ट्राई करना पसंद करोगे? मैं ही करा देता हूँ। चलो स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ये अच्छा लगे आप लोगों को, जल्दी से मिल जाएगा अमार जी। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ छोटा छोटा करेक्शन है, जल्दी से मिल जाएगा। यस अनूप जी, उसका रिकॉर्डिंग का व्यू मिलेगा। आज क्वेश्चन नंबर 1, स्काईलार्क एयरवेज इज प्लानिंग टू एक्वायर ए लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट फॉर फ्लाइंग क्लाइंट्स एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 लाख। यानी ये क्या करना चाहते हैं, कोई एयरक्राफ्ट बनाएगा फ्लाइंग क्लास के क्लाइंट्स के लिए, लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाएगा, और इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा इसका ₹50 लाख। इसका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स दिया हुआ है, नेक्स्ट 3 ईयर्स का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दिया हुआ है। तो देखो हर कैश फ्लो में प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, उससे हमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का निकल जाएगा, सेकेंड ईयर का निकल जाएगा, थर्ड ईयर का कैश फ्लो निकल जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें पता ही है, इन सभी कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में पुल करके हम एनपीवी निकाल लेंगे, मैं निकाल के दिखाऊंगा। एनपीवी तो आपका आ जाएगा। फिर ये पॉसिबल डेविएशन भी पूछ रहा है, मतलब ये रिस्क भी पूछ रहा है, तो हर ईयर का हमें रिस्क भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एक करके करते ईयर 1 का। ईयर 1 का अगर हम करें, हम बोले कैश फ्लो क्या है हमारा, ठीक है, ये है 14 लाख, 18 लाख, 14 लाख, 18 लाख, 25 लाख, और 40 लाख है। ये आया हमारा। इस पे हम क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, 0.1, 0.2, 0.4, 0.30। तो 14 लाख का 0.1, 1,40,000 आएगा ये। 18 लाख का 3,60,000 आएगा। ये क्वेश्चन में एक दो चीज बताना है मुझे, आप लोग को ध्यान देना अच्छे से। 25 लाख का 40% कितना आएगा, 10 लाख आएगा। 40 लाख का 30% कितना आएगा, 12 लाख आएगा। तो मेरा एक्स बार आ जाएगा, डेट इज एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएगा हमारा, कितना आएगा बताओ। 12 लाख, 22 लाख, 25, 60, 26, 27 लाख आ रहा है हमारा, 27 लाख आ रहा है एक्स बार, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, रिस्क निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार कितना आएगा, 14 लाख माइनस 27, ये इससे माइनस करेंगे 13 लाख आएगा। 18 लाख माइनस 27 लाख कितना आएगा, 9 लाख आएगा। 25 लाख माइनस 27 लाख -2 लाख आएगा। ये सब माइनस पे होंगे ना, सब छोटा है। लास्ट वाला 13 लाख प्लस में आएगा, लास्ट वाला 13 लाख प्लस में आ गया, एक्स माइनस एक्स बार भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करने में हमारा धुआं निकलने वाला है। तो जो 13 लाख का 13 लाख करे,
कितनी दिक्कत होगी। इसके लिए बेहतर रहेगा, मैं क्या बोलूँ पता है, 13 लाख, 9 लाख और 2 लाख है ना, मैं काम करता हूँ, मैं इसमें लैक्स लिख देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अननेसेसरीली पागल हो जाओगे आप। इसमें लैक्स लिख दो, और इसको भी हम क्या करते हैं पता है, 27 लैक्स लिख देते, बेहतर रहेगा आपका, तो पागल हो जाओगे आप। तो 13 लाख इंटू 13 लाख कितना आएगा, 13 इंटू 13 169 लाख स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। 9 9 जा 81, 81 लाख स्क्वायर हो जाएगा ये। 2 2 जा 4, 4 लाख स्क्वायर हो जाएगा ये। और लास्ट वाला वो आपका कितना था, 13 लाख था ना मेरे ख्याल से। 27 माइनस 14 या 13 लाख था। ये भी आपको 169 लाख स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंडिविजुअल वेरिएंस निकाल लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी लगाएंगे हम। तो 169 लाख स्क्वायर है इंटू 0.10 करेंगे तो 16.9 लाख स्क्वायर आएगा। ये 81 का 20%, 88 16.2 लाख स्क्वायर आएगा ये, है ना। 4 लाख का 40% कितना आएगा, 0.4 का 0.4 ना 0.16 आएगा क्या, 1.6 आएगा सॉरी, लाख स्क्वायर आ गया। फिर 169 लाख का 30% कितना आएगा, 1632 48 50.7 लाख स्क्वायर आएगा। 16 32 33 83, बताओ मुझे आप लोग, 83 84.3 85.5 आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या वेरिएंस, बता दो एक बार मुझे। तो आपका एस डी क्या होगा, इसका रूट होगा। एस डी बताओ सही है क्या, एक बार बता दो मुझे। 9.247 आ रहा है, बताओ मुझे जल्दी से, सही नहीं है क्या, सही है ना। यस 85.4 85.5 पकड़ लिया, ठीक है। 9.247 आया, सही है। अच्छा 16.9 था ऊपर वाला, कुछ गड़बड़, 85.4 है ना, चलो ठीक है। 85.4 का रूट कर देंगे 9.24 लैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या निकाला, हमने यहाँ पर बोला एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 27 लाख है। वेरिएंस हमारा आ गया कितना, 85.4 लाख स्क्वायर, और एस डी स्टैंडर्ड एविएशन आया 9.24 लाख। इसी प्रकार से क्या आप ईयर टू का निकालोगे खुद से, क्या ईयर टू का खुद से निकालना चाहोगे आप, 15 20 32 45, मैं सीधा लैक्स में लिखता हूँ, 15 20 32 45, ये निकाला हमने, प्रोबेबिलिटी डाला, कितना प्रोबेबिलिटी है, 0.1 0.3 0.4 0.2। क्योंकि एक चीज मुझे बताना है, एनपीवी स्टैंडर्ड एविएशन का भी एवरेज निकालना पड़ेगा, मैं प्रेजेंट वैल्यू वो मुझे बताना आपको। आगे एक बार ये करने के बाद फिर हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, 0.1 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2, ये प्रोबेबिलिटी अगर हम लगाएंगे तो उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएगा 1.5, 20 लाख का 0.36 आएगा ये, 32 का 0.33 12 12.8, है ना। और ये 45 का 2 4.59 आएगा ये, 12 9 21 27 28 29.3, ये आपका एक्स बार बोल दो जो बोलो, या वाई बार बोल दो, यहाँ 29.3 आ गया हमारा ये। अब वाई माइनस वाई बार कैप्स निकालेंगे हम, 15 माइनस 29.3 कितना आएगा, 14.3 माइनस पे आएगा, 20 यानी माइनस 9.3 आएगा, 32 यानी 2.7 आएगा, 45 यानी 15.7 आएगा। ये आ गया वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर कर दो अभी सब, 14.3, सही जा रहे हैं ना हम एकदम अच्छे से, 14.3 इंटू 14.3, ये आ गया 204.5, 9.3 इंटू 9.3
86.5 2.7 इंटू 2.7 क्या गया 7.3। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 29 को 3 कर दे रहा हूँ मैं। 15.7 इंटू 15.7 246.5 ये हमने कर दिया। अब इस पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। प्रोबेबिलिटी लगा देंगे ना, कितना आएगा 20.45 आएगा पहले वाले का, 204.5 का 10%, 20.45, 86.5 का 30%, 25.95, 7.3 आया था क्या ये 2.7 इंटू 2.7, ये 7.3 का 40%, 2.92, और 246.5 का 20%, 49। बताओ कितना आ रहा है, 98.61 है क्या सबका, यही है क्या, 98.61 का वेरिएंस आया। एसडी कितना होगा, 9.93। ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और साइड में मैं लिख दे रहा हूँ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना आएगा 29.3 आया। वेरिएंस आया मेरा, वेरिएंस ऑफ एक्स लिख देते, ये वेरिएंस ऑफ वाई लिख देते, ये 98.61। ये है 9.93। अब ईयर 3 की बात करते हैं। ईयर 3 में क्या है, 18, 25, 35, 48। 48 लाख ईयर 3 का ये हो गया हमारा। प्रोबेबिलिटी आपका है 0.2, 0.5, 0.2, 0.5, 0.2, 0.1। अब ये आप खुद से निकालो, मैं तब तक पानी पी के आया। मुझे यहाँ पर तीनों चीजें चाहिएगी, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, वेरिएंस ऑफ जेड पकड़ लो इसको, और एसडी। ये तीनों चीज मुझे चाहिए, मैं पानी पी के आता हूँ, तब तक कंप्लीट कर देना, सबको कंप्लीट करना, फिर आगे का हम प्रोसीड्यूर बताएंगे, आगे क्या करना है ना, आगे का प्रोसीड्यूर मैं बताऊंगा, फटाफट कंप्लीट कर। निकाला आप लोगों ने, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना निकाला बताओ, ये आप लोग खुद करना, मैं नहीं करूंगा ये, ठीक है, आप लोग खुद करना ये पूरा का पूरा काम। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है मुझे बता दो, 27.9 क्या, और फिर बाद में मुझे सीधा मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेड माइनस जेड बार होल स्क्वायर, ये कितना आया, वेरिएंस ऑफ जेड एस डी ऑफ जेड कितना आया, वेरिएंस निकाला तो बताओ, कोई नहीं निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आराम से निकाल लीजिए। ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन तो सही है, वो तो निकल गया, बता दिया, आगे का बताओ, और तो कोई दिक्कत नहीं।
74.29 ये आया। इसका रूट कर देते हैं, 8.62 आएगा। 8.619 को 8.62 पकड़ लेंगे। और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो तो 27.9 था ही। अब देखो हमें क्या मिल गया पता है, हमें तीनों साल का ये ईयर, अच्छा ये तो ईयर 3 ऊपर लिखना चाहिए, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी ईयर 3 ऊपर आएगा। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का हमने कैश फ्लो निकाल लिया। अब मैं क्या लिखूंगा पता है, मैं लिखूंगा अब ईयर्स, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हम लिख लेंगे यहाँ पर। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हमारा क्या, हर साल का निकाला ना हमने, 27 पहले साल का, और दूसरे साल का कितना है 29.3 लाख, और तीसरे साल का है 27.9 लाख। ये हो गया हमारा कैश फ्लो हर साल का। अब इसे प्रेजेंट वैल्यू में पुल करेंगे। किस रेट से प्रेजेंट वैल्यू में पुल किया जाएगा? क्वेश्चन ने दिया हुआ है क्या प्रेजेंट वैल्यू? नहीं दिया हुआ, अच्छा दिया हुआ ये 6%, 6% रेट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस ये बात है, रिस्क है, तो यहाँ पर रडार का इस्तेमाल होना था। चलो जो रेट दिया हुआ हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, फाइन नहीं हमारे। तो जो रेट दिया हुआ हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब दिया हुआ नहीं तो क्या कर सकते, 6% ही दिया हुआ हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप बोल सकते हो सर यहाँ पर तो रिस्क है, आप रडार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सर्टिनिटी इक्विवेलेंट तो हम लगा नहीं रहे यहाँ पर, बट डेटा जो दिया हुआ रहेगा हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, तो 6% का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 27 लाख का 6% से पुल करेंगे, 1 डिवाइडेड 1.06 इक्वल कितना आएगा 0.9433, 0.943 लिख दिया, 0.889 लिख दिया, 0.8396 0.840 हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा 27 लाख का 0.94, 25.46, 29.3 का 0.890, 26.07, 27.9 का 8, 23.43। यही हमारा, ये बताओ हमारा एनपीवी का कैलकुलेशन, हेडिंग ये दे देना। तो आपका ये आया, तो देयर फोर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज कितना आया हमारा 25.461 प्लस 26.077 प्लस 23.4, 74.974। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 50 लाख है। एनपीवी कितना है 24.9 हमारा एनपीवी। एनपीवी तो हमने निकाल लिया। तो क्वेश्चन ने पूछे एनपीवी बताओ, बता दिया। अब पॉसिबल डेविएशन भी पूछ रहे हैं, रिस्क भी पूछ रहे हैं। अब बोलो सर रिस्क तो आपने निकाल लिया था, यस निकाला, लेकिन ये तो ईयर 1 का रिस्क है, ये आपका ईयर 2 का रिस्क निकाला, ये हमने ईयर 3 का रिस्क निकाला, प्रेजेंट वैल्यू में तो बताओ। तो हम वो कैसे बताएंगे, देखो अब मैं इसके लिए बता रहा हूं पॉइंट नंबर 2 में। देखो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो ईयर 1 का रिस्क क्या है हमारा, ईयर 1 का रिस्क, एक बात सुनो मेरी, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये वैल्यू नहीं एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, स्क्वायर किया था,
और उसके बाद ही हमने रिस्क निकाला था, क्योंकि स्क्वायर किए बिना रिस्क निकलेगा नहीं, वो जीरो बन जाएगा। तो स्क्वायर करके हमने रिस्क निकाला। अब फिर बाद में वापस हम रूट करके स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करें, वो अलग बात है, बट वैल्यू पता है हम हमेशा वेरिएंस को मानते हैं। और अगर आपको फर्दर एवेलुएट करना है, फर्दर कैलकुलेशन करना है, तो वेरिएंस का ही इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये ध्यान में रखना, आप एसडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएंस ही आखिर में वैल्यू है। एसडी बस एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है और वो आखिर में करते हैं। जैसे यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम वेरिएंस निकालेंगे, लास्ट में एसडी निकलेगा आपका, वो आखिर में निकलेगा। तो आप ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए, जब कभी भी आप एंड वैल्यू में अगर नहीं पहुंचे तो आप एसडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एसडी को वैल्यू मत समझना, वेरिएंस को ही वैल्यू समझना। तो वेरिएंस हमारा हर साल का कितना दिया हुआ है, 85.4। फिर आपका 98.61, और फिर आपका दिया हुआ है 74.29। अब देखो ये हम इसे पुल करेंगे जीरो ईयर में, किस रेट से पुल करेंगे, 85.4 को मैं पुल करूंगा कौन से रेट से, ऑब्वियसली बात है 1.06 टू दी पावर 1 से पुल करूंगा मैं, एक बार पुल करूंगा। लेकिन एक बार तो पुल करूंगा, पर इसको वापस से स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं पता है क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएंस है, वेरिएंस स्क्वायर हुआ था, तो इसका जो पीवी है ना वो भी स्क्वायर होगा आपका। तो यहां पर ये हमें इसे स्क्वायर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम एक ही बार पुल करते हैं इसे, लेकिन इसे स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे इसका भी अब देखिए, तब आपको अपने आप समझ में आएगा। ये देखो ये वाला, अगर मैं बात करूं, आप बोलोगे सर 98.61 ईयर 2 में मुझे जीरो ईयर में लाना है, तो मुझे 1.06 को स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं एग्री करता हूं, लेकिन मुझे फिर से इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर से इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वेरिएंस आपका स्क्वायर फॉर्म में, तो उसका जो डिस्काउंटिंग वैल्यू होगा, पीवी होगा, वो भी स्क्वायर होना पड़ेगा। जैसे आप देखिए 1 डिवाइडेड 1.06 आपका जो वैल्यू आएगा, पहले वाले का आएगा 0.943। ठीक है, अब ये 0.943 आपका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो वेरिएंस है वो भी तो स्क्वायर में है। तो वेरिएंस स्क्वायर में होने की वजह से आपको इसे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो भी जीरो ईयर का वेरिएंस आएगा, एसडी नहीं आएगा। मतलब हम जीरो ईयर का अल्टीमेटली वेरिएंस निकाल रहे, एसडी नहीं निकाल रहे। फिर जीरो ईयर का जो वेरिएंस आएगा उसको रूट करके फिर हम एसडी करेंगे यहाँ पर। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। और इसको भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखो मुझे बताना इसका कितना आएगा, ये 74.29 डिवाइडेड 1.06 टू दी पावर 3 होगा ये तो, लेकिन इसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कर रहे वो चीज ध्यान में रखना, क्यों स्क्वायर कर रहे, क्योंकि वेरिएंस को खींच रहे हैं, और वेरिएंस को खींचेंगे तो स्क्वायर करके ही खींचना पड़ेगा। तो अब मुझे आप बताओ वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी मुझे ये बता दो आप। हम सबको स्क्वायर करके खींचेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, और इसको खींचने पर हमारा वेरिएंस आएगा आपका जीरो तेर का, प्रेजेंट वैल्यू वेरिएंस आएगा हमारा, कितना आएगा मुझे बताओ। 85.4 डिवाइडेड 1.06, एक बार ही करते हम इसे, लेकिन हमें स्क्वायर करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हम वेरिएंस को खींच रहे हैं। ये आएगा 76 आ रहा है क्या, 98.61 डिवाइडेड 1.06 टू दी पावर 4 हो गया ना, चार बार इक्वल दबाऊंगा, 78.11 आ रहा है। फिर आपका 74.29 डिवाइडेड 1.06, एक दो तीन चार पाँच छः बार करना पड़ेगा, 3 और 2 6 हुआ ना, 52.37। इससे जो हमारा आएगा वैल्यू, ये हमारा वैल्यू पता है किस में आएगा, वेरिएंस में आएगा, प्रेजेंट वैल्यू वेरिएंस। कितना आएगा, 76 प्लस 78.11 प्लस 52.37, 206.48। 52.37, 206.48 है क्या, बताऊंगा कैलकुलेटर में कैसे कर। ये आया हमारा, तो देयर फॉर एस डी क्या आएगा, फुट 14.37। तो हमने निकाले नंबर वन में, हमने एनपीवी निकाला। एनपीवी हमने कितना निकाला,
एनपीवी निकाला था ना 24.974 लाख। एसडी कितना निकाला? 14.37 लाख ने एसडी में निकाला। अब एक बच्चे का पूछना था सर हम इसे शॉर्टकट में कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर हो गया 85.4 डिवाइडेड 1.06 इक्वल इक्वल दो बार दबा दो। 85.4 डिवाइडेड 1.06 इक्वल इक्वल दो बार दबा दिया 76 आ गया। फिर 98.61 डिवाइडेड 1.06 कितने बार दबाना? 2 और 2 4 हो गया ना, तो डिवाइड बाय 1.06 इक्वल इक्वल 4 बार दबा दो, 4 बार दबाया 78.11 आ गया। फिर यहाँ पर 3 और 2 6 हो गया, ये 3 2 जा पावर है ना दोनों, तो दोनों का पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 2 जा 6 हो रहा है आपका यहाँ पर। पावर इंटू पावर है तो दोनों का पावर मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया ये, तो 74.29 डिवाइडेड 1.06 6 बार इक्वल दबाना पड़ेगा। कितनी बार? 6 बार दबाएंगे, 52.37 आया। अल्टीमेटली वेरिएंस का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, उसको रूट करके एसडी निकाल दिया, 14.37 आपका एसडी है। देखो 14.369 यानी 14.37 ही होगा हमारा, तो ये हमने एसडी भी निकाल दिया। तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा कर दिया, यहाँ पर एनपीवी निकाल दिया, पॉसिबल डेविएशन भी निकाल दिया। अब बोला कि हाउ वुड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू हेल्प इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हम बोलेंगे ऑब्वियस ये बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मदद करता है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो आईसी ने लिखा हुआ वो नहीं बता रहा मैं, पहले मेरी बात सुनो। एसडी आपको कैसे मदद करता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने में? देखिए कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं जिसका एनपीवी सेम है, मान लो दो अलग अलग प्रोजेक्ट दिखा, दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी मोर देन जीरो है, दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी मोर देन जीरो है ना, आपका दोनों प्रोजेक्ट का और एनपीवी सेम है, मान लो दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी है 15,000 तो क्या हम एनपीवी के बेसिस में प्रोजेक्ट को डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए बढ़िया है कि प्रोजेक्ट बी बढ़िया? नहीं, हम एनपीवी के बेसिस में प्रोजेक्ट को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों का एनपीवी सेम है। वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन रूल प्ले, वहां पर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन किसका कम है, जिसका रिस्क कम है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने में स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हद तक मदद करता है, खासकर उन जगह में जहां पर एनपीवी दोनों का सेम है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से डिसीजन ले लेते हैं। और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनपीवी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से भी हम डिसीजन ले पाते हैं, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने देखा, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं जहां पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की नीड होती है, जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन और एनपीवी दोनों को मिला के हम अल्टीमेटली पता करते हैं रिस्क किसका कम है। तो यानी उसी बेसिस में आप ये समझिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मदद तो करता है, हमें मदद करता है ये पता करने में कि कौन सा आपका प्रोजेक्ट अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की मदद भी लेते हैं हम यहाँ पर, और जहाँ पर आपका एनपीवी कम होता है वहां पर हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट कौन सा लेस रिस्की, जिसका रिस्क कम है, वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बाकी आप चाहो तो ये आईसीए का लिखना चाहो तो रट्टा मार लेना, तो बाकी मैंने समझा दिया, मेरे तरीके से लिखोगे तो भी चलेगा। हम डेविएशन निकालते कैसे थे, गैप जो हमारा मीन रहता था, एवरेज एक्स माइनस एक्स बार, उसकी बात करें जो मैंने हाईलाइट किया आपको, तो ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी अदरवाइज आप एक दो लाइन इसमें से निकाल के याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं 2 से 3 लाइन निकाल के जो मैंने एक्सप्लेन किया वो भी लिख के आओगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। थ्योरी में जो मैंने समझाया वो भी लिख के आइए, नंबर मिलेंगे, दैट्स इट, बस बात खत्म। तो बताइए ये क्वेश्चन आपको, देखो ये क्वेश्चन में आपको लेबर वर्क है थोड़ा सा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते, तो आप इसको जरूर से प्रैक्टिस कीजिए, जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, अच्छे से करिएगा प्रैक्टिस घर पे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको एकदम अच्छे से करवा दिए। अब मैं आपको क्या करूंगा, होमवर्क दूंगा। आज की क्लास मैंने जैसे कहा कल का फंक्शन के लिए बहुत कुछ तैयारी करनी है, और इसलिए आज की क्लास हम शॉर्ट रखते हैं, 1.5 घंटा में हमने खत्म कर दिया आज की क्लास हम शॉर्ट रखते हैं। बाकी परसों से फिर हम पूरा फ्लो में आ जाएंगे, जो कम से कम 2.5 आवर्स हमें पढ़ना वो हम पढ़ाई करेंगे, परसों से पूरा फ्लो में आ जाएंगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगा फिर परसों से। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया मैंने, आप क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप होमवर्क ले सकते हो, ट्राई करना, बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा ये होमवर्क मत लो, ये होमवर्क नहीं लेना है, ये वाला होमवर्क लीजिए। ये ध्यान रखिए प्रोजेक्ट ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क ले रहा हूँ, दे रहा हूँ मैं आप लोग को, 4 होमवर्क ले लीजिए और 5 भी होमवर्क ले लीजिए। ये सब कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे तो बताना, मैं श्योर हूँ कर पाओगे आप। यस, इतना ही देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा। तो मैंने 4 5 और क्वेश्चन नंबर 2 3 क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिया जो आपको खत्म करना है। डन, कर लोगे अच्छे से? बताओ। और मेल आप लोग को मिला होगा, मेल के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बताइए
कर लोगे आराम से, तो आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ अभी मैं आपको। अनुज जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए ऑफिस वाले नंबर में पिक करेंगे, आप रिंग होगा तो पिक करेंगे, कॉल पे आएगा आपको जरूर से, ऐसा होता ही नहीं है। आप फिर से ट्राई कीजिए, नहीं होता तो मुझे अब व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, मैं आपको टीम से कनेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, आपको आप टेलीग्राम भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेल में मेरा नंबर भी मिला होगा आप लोग को, क्लास के बच्चों को। ठीक है, मैं आप लोग को इसका दोनों का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक का, कैपिटल बजटिंग का एक्सट्रैक्ट भी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोग को, और साथ साथ आपका जो क्लास नोट्स है वो भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय, अभी मैं शेयर कर दूंगा।